one reason or the other. तो रॉबर्ट प्रमोद जोशी, जिसको जानने का शौक हो किसका असली नाम क्या है, रॉबर्ट ने कहा कि कुछ करते हैं, अमीर लोग मिलकर करते हैं। तो रॉबर्ट ने लिखा और हम आज यहाँ हैं। आज की भी शुरुआत थोड़ी सी ऐसी होती है कि द लाइट्स है कुछ, लेकिन प्लीज आपका प्यार हमारे साथ रखिए, हमारा और एक छोटी सी प्रश्न। प्रिय आलोक, माफ करना माटो, काफी अरसा गुजर गया पत्र लिखे, पर आज जब सोचा कि पत्र लिखूं तो दोस्त तुम्हारा ही ख्याल मन में आया। ईमेल के इस युग में पहले अपने लिखने की क्षमता पर शक, पर ठान लिया तो ठान लिया, कुछ भी लिखेंगे, कैसा भी लिखेंगे, कलम हाथ में लेकर रहेंगे। इसी जद्दोजहद से उभरने के बाद एक और दुविधा की हाल, तब ख्याल आया कि हमारे सन 85 से लेकर के 89 तक के किस्से रुड़की विश्वविद्यालय में बताए गए 4 साल अपने आप एक पुस्तक बनने का माता रखते। खैर, शुरुआत तो जुलाई 89 में हुई थी, जब कुछ बड़े शहरों से और कुछ छोटे शहरों से 12वीं पास नौजवान गंगा भवन के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बड़े शहरों वाले फोकी, छोटे शहरों वाले हम तो साले खुर कैटेगरी के। आया जब टाइगर में किस्सा झटक लेते थे, तारा हिले छपरा हिले पे भी कमर हिलाना। भैया हमने तो बहुत लिख दिया और हाथ अब और न साथ देने की ताकीद कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं तुमने भी कुछ लिखने की इच्छा जोर मारेगी। पत्र का इंतजार करूंगा, किससे कहानियां आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारा दोस्त प्रिय प्रमोद। हटाओ यार, रॉबर्ट ही सही रहेगा। सच में पत्र मिलने पर अत्यंत हर्ष हुआ। डाकिये का चेहरा देखे तो बरसों बीत गए। कल जब तुम्हारा पत्र मिला तो पता चला कि डाक खाने अभी भी जिंदा है। तुम्हारे पत्र को पढ़कर और तुम्हारी लिखने की ललक को देखकर पहले तो लगा कि रॉबर्ट कर क्या रहा है। ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के इस युग में हाथ से लिखा पत्र, पर जब तुमने हमारे 4 सालों वाले बिताए लम्हात का जिक्र छेड़ा तो सोचा ना क्यों ना हम भी कुछ यादों के पन्नों को खोले दें और पत्रों में लिखा। रॉबर्ट, तुम्हें याद है कि तुम लाइफ में थे और वो नाटक के अंतिम शो के बाद सबकी नकल उतारी और वहीं से तुम्हारी अपने की शुरुआत जो हुई, वो चक्कू ने तुम्हें एक पागल का छोटा सा संवाद नहीं तो काट दिया। क्या चीखे थे? और उस चीख ने तुम्हें लाइट से सीधे स्टेज पर जाति पूजो शादी का बवना बना के छोड़ दिया। खैर, ये तो रही नाटक नौटंकी की सीरियस बात, पर वो रिहर्सल के दौरान ब्रेक में ऐश्वर्य के साथ दौड़कर प्रेमदूत जाना और कौवा मारकर वापस सिविल लौट राम तेरी गंगा में लिंक मंदाकिनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तेजाब की बोली बोला इसका बाराती डांस और खैर मेरे यार किस्से तो बहुत है और अगले पत्र में उन किस्सों को आगे बढ़ा मैं भी और याद करता हूं। पत्रों का आदान प्रदान बंद नहीं होना चाहिए। तेरे पत्र का बेसब्री से इंतजार कर तुम्हारा दोस्त। प्रिय माटो, तुम्हारा पत्र मिलने से यादों के झरोखों के 25 वर्ष पहले के दृश्य यथावत प्रकट हो गए। चलो अब किस्सों का दौर चला है तो अपने दिमाग पर जोर डालता हूं और पत्र के माध्यम से तुम तक पहुंचाता हूं।
अपनी और अपने क्लास ऑफ 89 के साथियों की रैगिंग के बारे में सोचता हूं तो अपना थॉमसोनियन सलाम या खुदा वाली थॉमसोनियन नमाज, 5 या 10 के सिक्के से खेला जाने वाला फुदा फुदी का गेम, रमैया बस्ता भैया ये गाना था, और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं कि रुकियाना वर्जन वगैरह वगैरह खूब जोर मारकर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं। अरे हाँ, तुम्हें याद है कैसे ईएस क्लब में बिलियर्ड्स टेबल की बुकिंग करवाते थे, और कहीं भी हो चाहे एग्जाम ही सही, बुकिंग के समय पर बिलियर्ड्स रूम पहुंच ही जाते थे। आजकल की जनरेशन का पता नहीं, ये लोग तो वर्चुअल वर्ल्ड में खेलते हैं और लैपटॉप और टैबलेट इनके मित्र। माटो तुम्हें याद होगा लेक्चर्स बंक कर यूसी के चाय समोसों का स्वाद, यूनिवर्सिटी बेकरी की पाइनएप्पल पेस्ट्री, और आईसी ऑन द केक यूज्ड टू बी भाटिया जी का बनाम और बनाना शेक। वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। इससे कहानियां तो कम नहीं है, पर दिमाग पर बहुत जोर नहीं डालना चाहता। खैर, कुछ वक्त बाद और याद आएगा तो लिखूंगा। तुम्हें भी कुछ याद आए तो जरूर लिखना और भेजना। यादों का झरोखा भूतकाल को दिखलाता है, रोटी की यादें हो तो भविष्य कहाँ नजर आता है। प्रिय रावत भाई, तेरा पत्र पढ़कर मजा आया और यादें आए की साफ साफ दिख रहे। हमने बहुत कुछ लिखा पर अपने परिवार के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। खैर, मैं एक अदर पत्नी का पति और हम दोनों 3 बच्चों के प्राउड पेरेंट्स। हंसना मत, परिवार नियोजन की हमने जो बैंड बनाई है, लेकिन कैपेसिटी खैर, तुम भी अगले पत्र में अपने परिवार के बारे में लिखना। रुड़की के किस्से अंतहीन, कुछ अनोखे और विचित्र शब्दों का मतलब हमें यही पता चला। चाहो, कदर, असर, PHMD, KLPD वगैरह। मुझे याद है एक मोटर हुआ था पोलारिस, उसका जहां अक्सर वहीं पर अक्सर आफ्टर जॉब पार्टीज हुआ करती। पोलारिस के लॉन में वो बाराती डांस किया करते, और एक बार किसी बवाल में वहां की खिड़कियों के कांचों को हम लोगों के गुस्से का शिकार बना दिया। केटी और सरोजिनी इस पत्र के माध्यम से बयान नहीं कर सकते, ऑफिशियल रिकॉर्ड हो गया। कभी भगवान ने कहा तो मिल के बैठेंगे, अब इस पर चर्चा करेंगे। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त करता हूं। पर रॉबर्ट भाई, वो रवि भाटिया का यूएस ड्यूटी का ड्यूटी प्रेम, जेबी का सेक्सुअल, बटुक के किस्से, बटरफ्लाई, जिनसे पूछा गया कि EMC टावर के ऊपर से अगर 2 बॉल गिराई जाए, एक हो आयरन की और दूसरी हो कार्बन की, which are exactly in the same size, same way, कौन सी पहले पहुंचे? तो पटुक ने कहा आयरन। पूछा गया भाई क्यों? पूरा आयरन का एटॉमिक वेट था। वो फसादी का उन्माद, वो शर्मा जी की पार्टी, इन सब को कैसे भूल सकते हैं? चलो खैर, बहुत लंबा ले गया। सच यह अविश्वसनीय है कि इतने बच्चों के बाद भी लिखने की शक्ति बची है और दिमाग अभी भी काम कर रहा है। चलो बाकी है तेरा अगला पत्र मिलने की बात। कुछ तुम चलो, कुछ हम भी चले, यादों का कारोबार थमना नहीं चाहिए। प्रिय हटा, बड़ा फॉर्मल सा लग रहा है। माटो, तुम्हारा पत्र मिला और काबिलियत का प्रमाण है। खैर, मैं भी अदद एक
एक ही पत्नी का पति हूँ और हम एक बेटे के माता पिता हैं। परिवार में सुख शांति है और जिंदगी अपनी रफ्तार से हमको हमारी मंजिल की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भेजे गए छोटे छोटे संस्मरण इस खंडर होती इमारत को भी स्वयं की इमारत होने का आभास करा गए। मुझे लिखते लिखते अनायास याद आया कि पिट्स पिलानी और एलएसआर के फेस्टिवल्स के दौरान हमने एक नुक्कड़ नाटक राजा का बाजा किया। तुम्हें याद है कि नहीं, जब एलएसआर में हमने नाटक आरंभ किया था तो किस कदर हमारी हुडिंग हुई। और तुम्हें पता ही है, जब लड़कियां हुडिंग करती हैं तो क्या हाल होता है। खैर, हमारी फॉर्मेशंस और अच्छी अदाकारी की वजह से साइलेंस हुआ और हमें प्रथम पुरस्कार मिला। और तुम्हें याद है, हम लोग एक मैगजीन फेस्टिवल्स के दौरान निकाला करते थे स्क्रू यू। इसका फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है और हिंदी में निकाला करते थे अकथ्य। उसकी टैगलाइन हुआ करती थी, वह सच जो काटा ना जा सके। खैर, इन दोनों मैगजीन्स को उस जमाने के गैर कंप्यूटराइज्ड टाइम में रात में खबरें कलेक्ट कर साइक्लो स्टाइल पर छापा करते थे और सुबह उसका वितरण। और हाँ, हमारी यूनिवर्सिटीज में हमेशा विजयी होती थी। चलो, बहुत सोच लिया। अब आजकल इतना सोचने पर दिमाग की नसें टाइट हो जाती हैं। अब थोड़ा इनको विश्राम देता हूँ। अब तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार करूंगा, तब और थोड़ा जवान हो जाएगा। तब तक जय। रॉबर्ट भाई, क्या टॉपिक छेड़ दिया तुमने कन्याओं का। सिविल लाइंस का खेती, सरोजनी का हर लड़के के मन में चांद और जवाहर भवन के पीछे छात्रों से रश। वाह रॉबर्ट, मजा आ गया। पर खैर, ये तो बताओ कि रुड़की के बाद कहां से तुमने करियर का प्रारंभ किया। मैं तो नौकरी के लिए सारी दुनिया में भटकता रहा। क्या रात को होमो वाटर ब्रेक क्या कुछ तो होटल का नाम ऐसा और वहां 80 आदमी बीच में कुछ समय हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तुमसे मुलाकात हुई। मुलाकात से याद आया, कॉलेज छोड़ने के कई वर्षों बाद कलकत्ता में अश्विनी के घर पर तुम्हारा, मेरा और अश्विनी का परिवार मिले। अनुज मित्तल भी आया। क्या पल थे वो जब अश्विनी की बालकनी में बैठकर सुरा रसपान किया। सुरा रसपान, दारू की बोतल और पुरानी यादों को पुनर्जीवित। वो रुड़की टाकीज में तेजाब लगी थी, तब न जाने कितनी बार हम और हमारे बैचमेट से जाकर 1, 2, 3 का टुकड़ा देखा। टिकट लेकर पिक्चर एक बार देखी, बाकी गाना तो हम मुफ्त में देखा। बाद में तो टॉकी वाला भी गाने के लिए दरवाजा खोल दिया करता। वही चीज हम राम करी चंदा मैरी के सीन के लिए क्या करते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलो, इस पत्र में इतना ही। कुछ याद पड़ेगा तो जरूर देखूंगा, पर मेरे पत्र का इंतजार किए बिना तुम्हें भी कुछ अच्छी चीजें याद आ जाए तो लिख देना। तुम्हारा नाम माटो भाई, क्या पत्र लिखा, दिल में गिटार बजने लगे। तेजाब और राम तेरी गंगा मैली आंखों के आगे पुनर्जीवित हो। तुमने लिखा था कि रोटी से पास होने के बाद मैंने क्या किया। तो भैया, मैंने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करी। तब जाना कि इंजीनियर की असली औकात। उद्योगों के महासागर में बड़ा अदना सा प्राणी होता है इंजीनियर। स्टील प्लांट में पहुंचकर पता लगा कि 9 से 5 के अलावा भी ड्यूटी टाइमिंग्स होते हैं। 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6, यानी कि शिफ्ट की ड्यूटीज है। मरता क्या न करता, करी नौकरी। एक अच्छी चीज कुछ समय तक चली कि हमारे कुछ मित्र लोग टाटा स्टील में, जैसे मंगल, पराग, अमित, तो ये लोग कभी भिलाई आते थे, कभी मैं जमशेदपुर चले जाता था। मिला जुला के सूर्य रसपान का कार्यक्रम।
खैर 2004 में भिलाई अलविदा कहने के बाद, इधर उधर भटकने के बाद फाइनली 6 वर्षों से गुड़गांव में हूं। खैर जीवन मजे में चल रहा है। तुम्हें याद होगा एक बार रविंद्र भवन में पॉली में भी हाथ आजमाया था। सीबीसी का इलेक्शन था जिसमें मैं खड़ा हुआ था। पार्था प्रतिम उर्फ बताने की जरूरत से 1 वोट से हार गया। सच में बड़ा बुरा लगा था उस दिन। आज तो हार, चाहे 100 वोटों से हो या 1 वोट से। उस समय शायद कंसर्व के बंदों का कुछ एंटी भी चल रहा था। याद है कुछ घटना हुई थी जब कॉटले के सेकेंड ईयर वाले हम 4th ईयर वालों को मारने रविंद्र आ गए। फिर कॉटले जाकर सेकेंड ईयर वालों की दोबारा जो क्लास ली थी, बड़ी भसड़ मचाई थी 4 साल में। चलो बहुत हुआ। मोर ऑन रिसीविंग योर नेक्स्ट लेटर, यानी अगले पत्र के बाद तुम्हारा दोस्त रॉबर्ट भाई। किससे कहानियां तो बहुत गहरी है। अब बताओ लाइफ कैसे चल रही है। बाल सफेद हो गए और उनको रंग कर अग्रेसिव बुढ़ापे को ठेगा निकाला। तुमने लिखा था कि तुम्हारा एक बेटा है, वो क्या कर रहा है? उसको कहीं अपनी तरह इंजीनियरिंग के दफ्तर में तो नहीं लगे। खैर आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं है कि जहां माँ बाप ने खूंटा बांध दिया और उसी जगह पर तकनीक का जमाना है। इंटरनेट की वजह से बच्चों के ज्ञान चक्षु हमसे कहीं ज्यादा और ज्ञान चक्षु की बात मैंने तो अपने बाल बपालों को पूरी आजादी दे दी है। उनकी जो इच्छा वही करे। तो रॉबर्ट, मेरे तो सारे बात सभी एक बार रंगों का सहारा लिया था, पर परिवार के लोग मेरी शक्ल को देखकर इतना हंस दिए कि मैंने फिर अब धीरे धीरे जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ अपने योजनाओं को देने की जद्दोजहद में लगे। आज इस पत्र के माध्यम से तुमसे एक पढ़ लेना चाहता हूं कि जब तक बदन में आपकी सांस रहेगी तब तक हम एक दूसरे को चिट्ठी लिखना नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई, बहुत सेंटी बात है। अब एक किस्सा सुनाओ और तुम्हारे यादों के तंतुओं को गुजरता हूं। एक बार एक नाटक की रिहर्सल के दौरान हमको खाना नहीं मिला और मैं तुम और अश्विनी बैकड्रॉप के पीछे छुप गए और लोगों ने हमें खोजने की कोशिश को देखकर कोशिश की और खूब हंसे। चलो फिर कुछ लिखना, तुम्हें कुछ याद आएगा, मैं भी लिखूंगा। और याद रहे, पत्राचार बंद नहीं होना चाहिए। फिर एक ही तो अच्छी आदत पाली। लेट्स कंटिन्यू विद इट। बाय। माटो, हम अपने राग में इतना खो गए, एक दूसरे का हालचाल तो जाना पर कभी ठीक से जानने की कोशिश नहीं की, स्पेशली तेरा। क्योंकि विदेश में रहना कोई आसान काम नहीं है। अपने वतन की खुशबू का कोई जवाब नहीं और अपनों के बीच रहना किसको बुरा लगता है। मैंने नाइजीरिया में जो वक्त गुजारा वो तो बढ़िया था, पर कहीं दिल में एक सेकंड रेट नागरिक वाला कांटा रहता है। आप उस बिंदास तरीके से नहीं रह सकते जैसे हिंदुस्तान में। चलो तू तो फिर भी 3.5 घंटे की दूरी पर है, परंतु हमारे उन साथियों के बारे में सोचो जो सुदूर अमेरिका में। मैं मानता हूं कि वो सब अपने क्षेत्र में बहुत सफल भी हैं, और एक कसक जरूर हिंदुस्तान के नाम की उससे दूर होने की जरूर मारती होगी। किसको माँ के हाथ की गर्म रोटियां माइक्रोवेव में गर्म रोटियों से अच्छी ना लगी, किसे हांडी की दम बिरयानी राइस कुकर की बिरयानी से अच्छी ना लगी, संक्षेप में किसे हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा लगा। मानता हूं कि तकनीकी दौर है, स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि से हम तुरंत संपर्क साधते हैं, पर क्या ये तकनीकी माध्यम गले लगने का सुख दे सकते हैं? बड़ों से मिलने वाले आशीर्वाद को रिप्लेस कर सकते हैं? कभी नहीं। मैं मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि विदेश में रहो तो हिंदुस्तान को दिल में बसा के रखना। कभी कभी सीरियस बातें भी लिख लेता हूँ। इससे कहानियां ही जीवन नहीं है, फीलिंग्स बयान करना आना चाहिए। चलो बहुत सेंसिटिव बातें लिख ली और थकान भी अनुभव करने लगा हूँ। इस पत्र को तो यहीं समाप्त करता हूँ, बाकी और लिखूंगा तुम्हारे अगले पत्र के पाने के बाद। इंतजार करूंगा पत्र का। तुम्हारा भी रॉबर्ट। अरे यार, तूने तो दिल के इमोशनल तारों को छू लिया।
विदेश में रहना, अपने देश से दूर मुश्किल तो होता है, पर वक्त सब सिखा देता है। और आजकल हम वतन तो हर चीज नहीं जाते। हाँ बोलो। फिर कुछ दिनों के बाद घर जैसा ही लगने लगता है। तुझे पता है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का फर्क खाली इन दो देशों में ही, अन्यथा बाहर तो सब एक ही है। एक बार का हिस्सा ही मुझे पाकिस्तान ही मिला, मतलब इसी फर्क के बारे में हमने कुछ छेड़ा, उसने एक बहुत बढ़िया बात है। ये हमने आपने फर्क तो सियासतदारों ने पैदा किया हुआ है, वरना तो हम सब एक ही हैं। बिल्कुल सच। मैं बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घूमता रहता हूं और अपने कई प्लेटफॉर्म, वे सभी अपने क्षेत्र में सफल हैं और समाज में गले। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और हम भारतीयों का लोहा तो दुनिया बात है, तो अभी सेकेंड ग्रेड नागरिक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर, अब उम्र हावी होने लगी है, पर किस्मत से कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज आदि से अभी तक दूर, पर कब चुपके से बीमारियां घेर लेंगी पता नहीं चलेगा, और कब रुखसत होने का वक्त मुकम्मल हो जाएगा पता नहीं। पर जब तक है बिंदास रहने का। चलो खत्म करता हूं, इंतजार रहेगा और किसका? तुम्हारा। माटो, तुम्हारा खत मिला और पढ़कर सुकून। परिवार वगैरह की बातें हो गई, पर अभी तक हमने अपनी जवानी के दिनों के नैन मटकने का तो जिक्र किया ही नहीं। माटो भाई, हम लोग भी ऐसे साधु तो ना थे कि इस विधा में हाथ ना आजमाए। इंजीनियरिंग में तो तुम्हें पता ही होगा, फीमेल्स को ढूंढना उसे में सुई ढूंढने जैसा। हम सभी की नजर आर्किटेक्चर या साइंसेस की छात्राओं पर ही रहती थी, पर क्या करते, एक अनार 100 बीमार। फिर भी हमारे कई दोस्तों ने किस्मत आजमाई और सफलता भी प्राप्त की, पर हम साले नाटक और क्रिकेट ही खेलते रहे। पर अफसोस नहीं कि नाटक और क्रिकेट ने यूनिवर्सिटी में एक पहचान दिलाई जिसकी आज तक खा है। और पता नहीं कब हिंदी में कुछ लिखने भी लग गए। अब देखो, हंसना मत, पत्र पढ़कर नहीं लगता कि हम भी कुछ लिखने का माता रखते हैं। क्रिकेट से याद आया कि एक बार भुवन मैचों के दौरान हमारी टीम हार गई। विवेक नागर हमारा बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर पर था, और उस समय अनिल प्रहलाद हमारे भवन का विकेट कीपर हुआ था, और उसको 1 रन बनाना था जीतने के लिए दूसरी टीम को। तो हमने अनिल प्रहलाद ने बोला कि विवेक नागर बॉलर 20 होगा, तो बॉलर ने उसको कॉन्फिडेंट तरीके से आउट कर दिया। तो हम लोग को बड़ी गालियां पड़ी, पर तब वो डायलॉग आया नहीं था ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जीतना ये एक प्रकार है, मजबूरी हुआ करता। तो हमने जिस भी तरीके से मैच जीता। क्या है ना माटो भाई, ये सब चीजें इतने वर्ष बाद याद करने पर दिमाग की नसें बड़े स्ट्रेस से गुजरती, और इन्हें विश्राम देकर इस पत्र को यही समाप्त करता हूँ। तुम्हारे अगले पत्र के इंतजार। रॉबर्ट, तेरा पत्र पढ़कर सुकून मिला और अच्छा लगा कि तुम्हें फिर से ऊर्जा का संचार हुआ। मैं तो तेरा पत्र पढ़कर डर ही गया था और मायूसी सी छा गई थी, पर अच्छा लगा कि तुझे किसी बाबा की फूफा से फायदा हुआ। तूने पत्र में लिखा था कि बहुत पत्राचार हो गया, अब मिलने का प्लान करते हैं। मैं तेरे घर आने का प्लान करता हूं और फिर तुम्हारे बाबा का भी दर्शन करेंगे। बाबाओं से याद आया, कुछ दिन पहले मैं टीवी देखता था और टीवी पर एक बाबा जी थे। भक्तन कहती है, बाबा कोटि कोटि प्रणाम। क्या कष्ट है देवी, बाबा घर में काम वाली शांति नहीं आती है, जलेबी का खाएंगे। पिछले रविवार किसी को खिलाई थी? जी नहीं बाबा जी, मेट्रो स्टेशन की सड़क पर खड़े किसी कुत्ते को खिला दो, शांति की कृपा आने लग जाए।
यार ऐसे बाबाओं को देखता हूं तो मेरे मन में भी आता है कि मैं चीनी बाबा बन जाऊं। चलो मैं तुमसे मिलने का प्लान बनाता हूं और तुम्हें सूचित करता हूं, फिर मिलेंगे। मानो पत्रों का सिलसिला चलते चलते काफी वक्त गुजर गया। अब तो याद भी नहीं पड़ता कि कितने वर्षों से हम एक दूसरे को लिख रहे हैं। अब तो घर में एक बूढ़ा एक भैया हम दोनों ही रह गए, आपस में लड़ते हैं, हंसते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे को दवाइयों के समय याद दिलाते रहते हैं। बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हैं। कभी कभी त्योहारों में आते हैं तो घर में रौनक आती है, अन्यथा तो टीवी की आवाज ही चीर पाती है सन्नाटे को। यार अब तो कभी कभी सेहत भी रूठना सा शुरू कर रही है। कई बार लगता है कहीं मैं तुमको आखिरी पत्र तो नहीं लिख रहा हूँ, और लगता है नहीं अभी लिखेंगे, और फिर वाला बुढ़ापा भाव आने लग गया। पत्र लिखने में तकलीफ होने लगी है और इससे सोचने थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। चलो आज तक जितना भी पत्राचार हुआ काफी पुरानी यादों को याद किया और कोशिश करी कि ये कड़ी न टूटे। भाई कड़ी अगर टूट भी गई तो एडवांस मांग डर है तो अगला लिखेंगे, नहीं तो इसी को हमारा आखिरी सलाम समझ कबूल करना। तुम्हारा दोस्त। बराबर बेटा, तुम्हारा पत्र मिला और मैं तुम जैसे बिंदास आदमी के मुंह से ऐसा निराशावादी पत्र पढ़कर बिल्कुल ही दुखी हुई। एक झटका सा लगा। अरे भाई जिंदा दिली से रहो तो लाइफ पर तो अपना बस है नहीं, देने वाला तो एक राम है, तुम लेते रहो। ये बंदा बोल देंगे। वैसे भी हम तुमसे मिलने का प्लान कर ही रहे हैं। अरे यार बैठेंगे और मिल बैठेंगे तो कुछ इस बार ढंग की दारू पर, स्कॉच वॉच पर इतने वर्षों के बाद हम थोड़ा तो इंप्रूव हो ही गए। तो इन निराशा वाली बातों से ऊपर उठो और जीवन को एंजॉय करो और मस्त मिलते हैं। माटो पिछला पत्र वैसे थोड़ा ज्यादा सेंटी हो गया था, पर यार वो फूफा वाले के बाबा के बाद फिर से स्फूर्ति सी आ गई। असल में मेरे एक मित्र ने उनका जिक्र किया था। सारी हड्डियों में फिर से जाना गई और आंखों की धूमिल होती रोशनी फिर तेज हो गई। सच में बाबा की फूफा जो ने बड़ा ऊर्जा का संचार किया। अरे बुढ़े तू भी आजा बाबे की शरण में, बहुत सही है। लौकी का जूस, आंवले की कैंडी, च्यवनप्राश, साबुन, तेल, मंजन, आटा, चावल, मसाला सब भाभी बनाता है। हाँ, कंफ्यूज मत होना। ये हरिद्वारी बाबा के अलावा एक निर्मल वाला बाबा भी है जो खाली कृपा ही बरसाता है, उसकी कार्यशैली बताता हूँ। तुमने एक पत्र में भक्ति का जिक्र किया था, मैं एक भक्ति बताता हूँ। भक्त बाबा कोटी कोटी पड़ा, कड़ी तकलीफ है तुम्हारा। बाबा जी पैर नीचे रखता हूँ तो लगता है जमीन नहीं है। वैष्णो देवी का पैर 2 साल हो गए, माथे के दरबार सीढ़ी से हुआ और पैर के नीचे जमीन की कृपा आने लगी। तो भाई आ जाओ हमारे पास, बाबा की शरण में चलेंगे, केटी यथावत सदा दस्तूर जारी रखेंगे। चलो फूफा का वक्त हो गया, अब तो आ ही जाओ, मिलते हैं और कुछ रायता फैलाते हैं, तुम्हारा पुनर्जागृत मिलता है।